हाँ तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रॉप बोर्ड में। बच्चों, हम लोग अभी जो है समझिए कि भौतिकी के पहल का चैप्टर जो है हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की पढ़ाई कर रहे हैं। और हम लोग जो भी बातें यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सब एनसीईआरटी किताब के आधार पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछता है। ठीक है ना, यानी हम लोग के एग्जाम का टोटल जो पैटर्न बनता है वो एनसीईआरटी किताब से ही बनता है। इसलिए हम लोग एनसीईआरटी के ही सारे बातों को फॉलो करेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। और पिछले वीडियोज में मैंने आपको इससे संबंधित और भी बातें जो है उसकी बातें बता दी गई हैं। हम लोग जो है इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो है आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है वो अपवर्तनांक के बारे में। ठीक है ना, अपवर्तनांक के बारे में सीखने वाले हैं। अपवर्तनांक का ही एक और नाम होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है ना, अपवर्तनांक का ही एक और नाम क्या होता है, तो आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक। ठीक है ना, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, RI से ऐसे इसको सूचित कर देंगे। ठीक है ना, यानी RI ऐसे कह सकते हैं शॉर्ट में। तो कुल मिला के देखिए, आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। आपको निश्चित रूप से प्रकाश के अपवर्तन में इसके बाद दिक्कत नहीं होगा। साइंस से बिल्कुल डर नहीं लगेगा, दिमाग को समझिए कि एकदम खोल के आपके भेजे में डाल देंगे इस बात को। ठीक है ना, इसलिए ध्यान से समझिएगा और हम लोग एक एक बातों को समझ के सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो अपवर्तनांक या अपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में। ठीक है ना, अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है या अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है ना, तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आप सबसे पहले जो है वीडियो 1 और वीडियो 2 या इसका वीडियो 3 है ना, ये सभी वीडियोज को जो है आप जरूर देखिए। ये हम लोग का चौथा वीडियो होगा और ध्यान रखिएगा। हम लोग चलिए बात करते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि अपवर्तनांक से हम लोग निकालते क्या क्या है, ज्ञात क्या करते हैं। ठीक है ना, अपवर्तनांक किस लिए ऐसा आता है। ठीक है ना, अपवर्तनांक से हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक का जरूरत है कि हम लोग क्या करते हैं कि माध्यम की तुलना करते हैं। यानी हम जो जानते हैं कि माध्यम दो प्रकार का होता है। माध्यम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। एक का नाम है सघन माध्यम, दूसरे का नाम है विरल माध्यम, है ना। और सघन और विरल हम दो माध्यमों के बीच ही तुलना करते हैं। ठीक है ना, दो से अधिक माध्यम के बीच में नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि दो माध्यमों में जब सघन या विरल हम लोग बताते हैं तो वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा माध्यम कितना ज़्यादा सघन है। ये हम नॉर्मली नहीं जान पाते हैं, तो अपवर्तनांक के द्वारा हम लोग ये देखते हैं कि कोई माध्यम जो है कितना ज़्यादा सघन है या कोई माध्यम कितना ज़्यादा विरल है। ठीक है ना, और फिर उसके अनुसार हम लोग बताएंगे कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना अधिक या कम होता है। ठीक है ना, यानी बोले तो माध्यम की पूरी तरह से एक प्रकृति का पता हम लोग लगा पाते हैं कि कोई माध्यम की, समझिए कि ये अपवर्तनांक के द्वारा ये पता कर पाएंगे कि कोई माध्यम कितना ज़्यादा सघन माध्यम है चाहे कितना ज़्यादा विरल माध्यम है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है ना, विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुकता है। और हम लोग जानते हैं कि जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। ठीक है ना, तो फिर वो कितना दूर हटेगा, किस प्रकार का व्यवहार करेगा। ठीक है ना, ये हमें किसको कौन बताता है, तो अपवर्तनांक बताता है। यानी अपवर्तनांक बताता है कि कोई प्रकाश की किरण जो है, समझिए प्रकाश की किरण अगर किसी माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो वह किस प्रकार से मुड़ेगा। ठीक है ना, यानी उसकी मुड़ने की क्षमता क्या होगी, किस प्रकार से मुड़ेगा। ठीक है ना, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि अपवर्तनांक की हम लोग कैलकुलेशन या अपवर्तनांक को हम लोग कैसे जानते हैं। तो अपवर्तनांक याद रखना है कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ पे होता है, तो निर्वात में होता है। कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी हम लोग जानते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना, ये बताया हुआ है पिछले वीडियोज में, है ना। वहाँ से आप सीख सकते हैं, बढ़िया से देख सकते हैं कि कौन कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल कितना कितना होता है, ये पीछे पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो हम लोग बात करते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल के सापेक्ष, ठीक है ना, किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल की हम लोग तुलना करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। और इसका जो अनुपात निकल के आता है, मतलब निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का जो हम लोग क्या करते हैं कि अनुपात करते हैं, और उसका एक हम लोग को क्या होता है कि कांस्टेंट वैल्यू, यानी एक अचर मान निकल के आता है। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं।
हम लोग इस वीडियो में भी देखेंगे कि अपवर्तनांक क्या भौतिक राशि है या नहीं, ठीक है ना। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम में एकदम 1 नंबर का सवाल जो है एक पूछा जाता है और यहाँ से हम लोग इसे समझ पाएंगे। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक की परिभाषा होता है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है ना। तो अपवर्तनांक को समझने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं अपवर्तनांक का फॉर्मूला, सूत्र लिख रहे हैं कि अपवर्तनांक बराबर होता है, याद रखेंगे, निर्वात में, निर्वात मतलब शून्य, ठीक है ना, यानी वायुमंडल से बाहर, तो कहेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। और बटा करेंगे, चाल या वेग लिख सकते हैं इसके जगह पर, और बटा में क्या लिखेंगे, बटा लिखेंगे क्या, किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम की हम बात कर सकते हैं, तो किसी माध्यम में, ठीक है ना, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल या वेग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये जो अनुपात, ये एक फॉर्मूला जो बन के आ रहा है, यही हमें अपवर्तनांक को बताता है। और हम इस आधार पे परिभाषा दे सकते हैं, कैसे, तो कहेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल और तथा लगा दीजिए, तथा, है ना, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल की क्या हो रहा है, तो अनुपात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इस तरह आसान तरीके से आप याद रखेंगे, फॉर्मूला याद रहेगा, परिभाषा जिंदगी भर में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे कहना है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक को क्या चीज से सूचित करते हैं, तो याद रखेंगे, अपवर्तनांक को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक चिन्ह है म्यू, इसको क्या पढ़ना है, म्यू पढ़ना। देखिए म्यू यानी म्यू से सूचित करते हैं, या हम लोग इस तरह के एक चिन्ह बनाते हैं, यानी एन ऐसे टाइप के दिखा देंगे, या एन ही लिख देंगे, इसको हम लोग ईटा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ईटा, है ना, ईटा, ईटा से हम लोग इसे सूचित करते हैं। तो म्यू या ईटा, ये दोनों में से कोई, हम यहाँ पे एक चिन्ह रख रहे हैं म्यू को, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल को हम कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वह क्या है, सी मान लेता हूँ, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को, तो माध्यम को हम लोग इंग्लिश में मीडियम बोलते हैं, तो इसको हम लोग सी एम बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, सी एम कह देता हूँ। इस प्रकार म्यू बराबर एक सूत्र बन के आ जाएगा सी बटा सी एम, यानी बोले तो निर्वात में प्रकाश की चाल की तुलना हम किसी भी माध्यम से करेंगे, अनुपात निकालेंगे, जो वैल्यू निकल के आएगा वही क्या होगा, अपवर्तनांक होगा, ठीक है। अपवर्तनांक को शॉर्ट में याद रखने के लिए म्यू बराबर सी बटा सी एम, या आप V1 बटा V2 ऐसे कर सकते हैं, है ना, कुछ भी दिखा सकते हैं। चाल दिखाना है तो यहाँ अच्छा रहेगा कि सी बटा सी एम दिखाओ, ठीक है ना, सी बटा सी एम, एम थोड़ा देखिए नीचे की तरफ ऐसे लिखेंगे, ठीक है, साथ में नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। यानी यहाँ पे हो गया ये अपवर्तनांक, हम लोग का क्या निकल के आ गया, अपवर्तनांक, ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ पे ये कि अलग अलग माध्यम का हम लोग यहाँ पे अपवर्तनांक निकालना सीखेंगे कि कैसे कैसे इसका अपवर्तनांक हो सकता है ना, अपवर्तनांक क्या होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक और बात देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखिए चाल है, ये भी चाल है, चाहे वेग है, वेग है। तो सबसे पहले ये बताइए कि इसकी मात्रक की थोड़ा हम बात कर लेते हैं, कि बताइए कि इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है ना, पूछता है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चाल होता है तो चाल को हम लोग मीटर प्रति सेकंड कहते हैं, इसका मात्रक। ये भी चाल है तो इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति सेकंड, कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए सेम है ना, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड, पूरा का पूरा एक जैसा है, यानी कुछ नहीं बचेगा, है ना, ये सब कट जाएगा, यानी कोई अचर राशि बच जाएगा। तो जब अचर राशि बचेगा ना, तो इसको कहेंगे अचर राशि क्या होता है, तो हम लोग को यहाँ मात्रक लिखना है, तो कहेंगे कि ये कैसा होता है, तो याद रखना है मात्रकहीन होता है, ठीक है। यानी अपवर्तनांक जो होता है वो मात्रकहीन होता है, यानी अपवर्तनांक की कोई मात्रक नहीं होता है, यानी यह सिर्फ और सिर्फ एक संख्या, एक राशि दिखाता है, ठीक है ना, एक संख्या को दिखाता है, मतलब एक अचर राशि को दिखाता है, ठीक है। तो कुल मिला के अपवर्तनांक समझिए कि मात्रकहीन होता है। क्या होता है, मात्रकहीन होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल बना देगा कि अपवर्तनांक का मात्रक होता है, ऑप्शन कुछ कुछ दिले रहेगा, ऑप्शन में ये भी रहेगा मात्रकहीन। तो याद रखिएगा अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक मात्रकहीन होता है, ठीक है। अपवर्तनांक कैसा होता है, मात्रकहीन होता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग माध्यम का यहाँ पे कैसे हम लोग अपवर्तनांक निकालेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है,
तो 3 लाख यानी 3 गुना 10 के पावर 5, चूँकि लाख में 1 पर 5 जीरो होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 गुना 10 के पावर 5 है ना, क्या होता है तो किलोमीटर प्रति सेकंड है ना, या इसी को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कैसे लिखते हैं, 3 गुना 10 के पावर, किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, 1000 में 3 जीरो बढ़ जाएगा यानी 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से याद रखना है कि चलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग माध्यम देखते हैं। तो कुछ माध्यम में प्रकाश की चाल देखते हैं, ठीक है ना, फिर उसके आधार पे हम लोग देखेंगे कि उसमें प्रकाश की चाल कैसे कैसे होगा, और अपवर्तनांक के आधार पे चाल की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से लिखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि निर्वात का ही अपवर्तनांक कितना होगा, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि निर्वात का अपवर्तनांक, हम लोग यहाँ पे अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं। तो निर्वात का अपवर्तनांक कितना होगा, है ना, निर्वात का अपवर्तनांक कितना होगा, तो वही होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटा निर्वात का ही प्रकाश की चाल। तो दोनों सेम है, इसका मतलब है अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इसमें भी 3 लाख किलोमीटर, तो माध्यम भी वही है, तो इसका मतलब है कि हम सेम माध्यम है। तो यहाँ पे 3 लाख यानी कि मिलकर कितना मिल जाएगा, 1। यानी याद रखना आपको, निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसी तरह दूसरा आता है यहाँ पे हवा, ठीक है। तो बताइएगा हवा का अपवर्तनांक कितना होगा। तो हवा का अपवर्तनांक मतलब समझो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और उसके बाद हवा में प्रकाश की चाल। तो हम लोग जानते हैं हवा में भी प्रकाश की चाल उतना ही होता है, ठीक है ना, सेम होता है। तो हम इसे भी क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू 0.000 ऐसे करके 3 इतना के बराबर होता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, लगभग 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में अगर पूछता है कि हवा का अपवर्तनांक कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 होता है, ठीक है ना। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है, लेकिन एग्जैक्ट कितना होता है, तो 1.003 होता है, 0.003 होता है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में पूछेगा या हम लोग यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे इसका, तो समझ लीजिए कि हवा का अपवर्तनांक आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। चलिए इसी तरह हवा के बाद हम लोग देखते हैं क्या, तो हवा के बाद हम लोग को मिलता है जल, है ना। तो जल का अपवर्तनांक कितना होगा, तो जल का अपवर्तनांक निकालने के लिए वही तरीका है, निर्वात में प्रकाश की चाल था 3 लाख है ना, 10 के पावर 5 होगा, बटा यानी ऐसे कर देते हैं, अपवर्तनांक है यानी अनुपात करना है, और फिर किसका निकलना है, जल का। तो जल में प्रकाश की चाल को कितना होता है, तो 2,25,000 यानी 2.25 गुना 10⁵ यानी 10 के पावर 5 इस तरह होता है। तो यहाँ पे इतना होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पावर 5 वाला देखिए, तो 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ मिलेगा कितना, तो 3/2.25, दशमलव हटाएंगे, दशमलव ऊपर भेज देंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि नीचे अगर दशमलव वाला संख्या है तो दशमलव हटाने के बाद ऊपर 0 लगाया जाता है, और ऊपर में दशमलव वाला संख्या तो दशमलव हटा के नीचे वाला लगाया जाता है। यानी यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 300/225, या ऐसे नहीं बुझा रहा है तो देखो 3 लाख में 3 पर कितने 0 होगा, तो 5 0 है ना, और 2,25,000 यानी 2,25,025, 3 0 से 3 0 कैंसिल, यहाँ मिल जाएगा 300/225। सेम कहानी यहाँ पे देखिए कितना मरतबा आएगा, तो यहाँ पे आप कटा लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को कितना मिल जाएगा, तो 45 चौका यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हम कटा लेते हैं इसको, सपोज दैट 5 से कटा लेते हैं, ठीक है ना, 5 से या 25 से कटा सकते हैं, 25 से कम 25, और ये 25 दूना 50, ठीक है। यहाँ पे 25 9 और 225 यानी ये मिलेगा 4, ये मिलेगा 3, यानी हमने कटा लिया 4 से 4 थी या 3 थी, यानी कुल मिला के कितना निकल गया, तो 4/3। तो याद रखिएगा जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 4/3 होता है। दशमलव में बदल दीजिए इसको, तो दशमलव में हो गया 1.333, ठीक है ना। यानी जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो याद रखिएगा 1.33 होता है। कितना होता है, 1.33 होता है। इसी तरीके से चलिए हम लोग देखते हैं किसका, तो ये कांच का, ठीक है ना। तो कांच में कितना होगा, तो कांच का क्या होगा बताइए, तो कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, तो कांच में प्रकाश की क्या करेंगे, निर्वात में प्रकाश की चलता, निर्वात में कितना है 3 लाख है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और बटा क्या है कांच में, तो कांच में यहाँ कांच का निकलना है तो नीचे कांच का लगा देंगे, जल का निकलना है जल के चाल से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे कांच का है तो जल में कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो 3/2 यानी 1 कितना हो जाएगा 5। तो याद रखिएगा जल का अपवर्तनांक यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, तो 1.5, जल का कितना होगा, तो जल का 4/3 बोले, तो याद रखिएगा 1.33, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 गो जो माध्यम मैंने बोला, ठीक है ना, ये जल का है, ये 4 गो जो माध्यम बोल रहे हैं, ये 4 गो माध्यम सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग को देखना है किरोसिन में कितना होता है,
किरोसिन का क्या होता है, और फिर हम लोग को इसमें एक देखना है तारपीन का तेल, ठीक है ना, तारपीन का तेल, इसका कितना होता है अपर्तनांक, ठीक है ना। तो किरोसिन का याद रखिएगा 1, ठीक है ना, किरोसिन का हम लोग का होता है 1 जो है ये 4 होता है, कितना होता है, सॉरी, किरोसिन का जो होता है 1.36 होता है, और तारपीन का जो होता है 1.44 या 47 के आसपास होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो कुल मिला के यहाँ पे देखिए ये अपर्तनांक है, और हम लोग इसमें देखते हैं कि प्रकाश की चाल जो है इस अपर्तनांक से क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, कि अपर्तनांक के आधार पे क्या क्या होगा। तो कुल मिला के हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, ध्यान देंगे। तो कुल मिला के हम लोगों ने सीखा कि निर्वात का अपर्तनांक कितना होगा, तो निर्वात का अपर्तनांक 1 होता है। हवा का अपर्तनांक कितना होगा, इसका भी 1 होता है ना। इस तरह इसके बाद देख लीजिए जल का अपर्तनांक कितना होता है, तो जल का अपर्तनांक 4/3 यानी बोले तो 1.33 होता है। और इसी तरह यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कांच का अपर्तनांक कितना होता है, तो कांच का अपर्तनांक होता है 3/2, बोले तो कितना 1.5, ठीक है ना। हाँ, एक और चीज जानते जाइए कि हीरा का अपर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपर्तनांक होता है 2.42, ठीक है ना। हीरा का अपर्तनांक कितना होता है 2.42। अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे देखिए अपर्तनांक यहाँ है निर्वात का और हवा का सेम है। यहाँ पे देखिए जल का 1.33 है, इससे ज़्यादा क्या है कांच का है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हीरा का होता है। अब इसका मतलब है कि जिस माध्यम का अपर्तनांक सबसे अधिक है उस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। यानी अपर्तनांक का जो होगा देखिए ना, यहाँ पे अपर्तनांक म्यू बराबर दिखा रहे हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वह ध्यान रखिएगा कि नीचे जो बाटा रहता है ना ये उल्टा चलता है। यानी हम किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बता रहे हैं किसके सापेक्ष, ये अपर्तनांक से। तो समझिए अपर्तनांक बता के चाल बताएंगे तो अपर्तनांक ज़्यादा होगा, देखिए नीचे है तो समझिए कि ये चाल कम होगा। अपर्तनांक कम होगा तो समझिए चाल ज़्यादा होगा। यानी कुल मिला के हम लोग यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि किसी माध्यम का अपर्तनांक जितना ज़्यादा है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा, जितना ज़्यादा उतना कम, ठीक है। यानी किसी समझिए कि माध्यम का अपर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। और उल्टा भी देख लीजिए कि किसी माध्यम के अपर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पे कम है, निर्वात का कम है अपर्तनांक, इन सब से कम है, देखिए 2 है, 1.5, 1.3। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा कम इसमें चाल उतना ही ज़्यादा। यहाँ पे देखिए कम प्रकाश की चाल ज़्यादा। यहाँ पे देखिए इसके अपेक्षा ये दोनों का तुलना करके देखिए, यहाँ जल और कांच में देखिए इसका अपर्तनांक क्या है, ये कांच 5 का मतलब 50 समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पे देखिए ये 50 है, 33 कम है ना। तो इसका मतलब है कि कांच की अपेक्षा क्या होगा, जल में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा, कांच में कम होगा, है ना। तो जिस माध्यम का अपर्तनांक जितना ज़्यादा कम होगा तो उसमें ज़्यादा होगा चाल, ठीक है ना, प्रकाश की चाल क्या होगा ज़्यादा होगा। अब देखिए हीरा का अपर्तनांक क्या होता है 2.42, सबसे ज़्यादा होता है। तो अपर्तनांक सबसे ज़्यादा तो समझिए कि हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुल मिला के एक लाइन याद रखना है कि जिस माध्यम का अपर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो सबसे कम देखिए अपर्तनांक किसका है, निर्वात का। इसका मतलब है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि हवा का सेम है, तो इसका मतलब है निर्वात में और हवा में प्रकाश की चाल सेम होता है। फिर देखो जल का, तो इसकी अपेक्षा देखिए निर्वात और हवा की अपेक्षा जल में प्रकाश की चाल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसके तुलना में देखिए ये क्या है, ज़्यादा है। तो अपर्तनांक ज़्यादा है तो हम निर्वात के बारे में कहें या हवा से कहें तो क्या होगा, जल में प्रकाश की चाल कम होगा, है ना। क्योंकि क्या होगा, ये देखिए ये कम अपर्तनांक है, ये अधिक अपर्तनांक है। इसका मतलब है कि अधिक अपर्तनांक है तो प्रकाश की चाल कम अपर्तनांक है तो प्रकाश की चाल ज़्यादा। इसको हमने बोला। तो फिर हम जल कांच को लिए बोलेंगे तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे जल कांच के लिए देखेंगे तो इसका अपर्तनांक कम, इसका ज़्यादा है, तो इसमें प्रकाश की चाल कम, इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा हो जाएगा। ये दोनों की तुलना करके देखो तो मतलब दो की तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना, सबका एक साथ नहीं बता रहा, समझ में रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि दो माध्यम की तुलना कर रहे हैं, दो माध्यम की तुलना। जैसे आइए हम आपको बताता हूँ, ऐसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पे कि निर्वात लिख देता हूँ, एक यहाँ पे कांच लिख देता हूँ,
फिर यहाँ पे देखिए एक लिस्ट ये बन गया। दूसरा लिख देता हूँ कि एक निर्वात या हवा कह दिया, ठीक है ना, एक जल ले लिया। फिर तीसरा हम ले लेते हैं कि यहाँ पे एक कांच कह देता हूँ, और फिर यहाँ पे जल ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब दो माध्यम की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए निर्वात का अपर्तनांक 1 है ना, कांच का अपर्तनांक 1.5, हवा का अपर्तनांक 1, जल का अपर्तनांक 1.33। कोई दिक्कत? इस तरीके से देखिए कांच का अपर्तनांक 1.5, यहाँ पे जल का अपर्तनांक 1.33, ठीक है। अब इन दो माध्यमों में आप बताएंगे कि किसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा, किसमें प्रकाश की चाल कम, किसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा, किसमें प्रकाश की चाल कम होगा। तो देखिए यहाँ पे निर्वात और कांच में देखिए तो बहुत ज़्यादा है, अपर्तनांक ज़्यादा है, मतलब निर्वात के अपेक्षा कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा, कम होगा। अपर्तनांक ज़्यादा तो समझिए प्रकाश की चाल क्या होगा, कम होगा। फिर इसी तरह देखिए यहाँ पे हवा और जल में देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए जल का अपर्तनांक ज़्यादा है हवा की अपेक्षा, तो इसका मतलब है कि क्या होगा, अपर्तनांक ज़्यादा है तो इसमें प्रकाश की चाल कम है। यहाँ पे देख रहे हैं कि हवा का अपर्तनांक क्या है, जल से कम है, तो अपर्तनांक कम है, इसका मतलब है कि जल से ज़्यादा प्रकाश का चाल किस में होगा, तो हवा में होगा, ठीक है। इसी तरीके से कांच और देख लीजिए जल को, है ना, कांच और जल को देख लो, तो इसमें क्या है कि इसका अपर्तनांक ज़्यादा है, इसका अपर्तनांक कम है। तो इसका मतलब है कि कांच और जल में अगर तुलना करेंगे तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि अपर्तनांक कम है तो चाल ज़्यादा होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे अपर्तनांक ज़्यादा है तो चाल क्या होगा, कम होगा। यानी इस बात से कुल मिलाकर हम लोगों ने ये देखा कि अपवर्तनांक जो होता है, याद रखना है, अपवर्तनांक जो होता है ये चाल से उल्टा चलता है। चाल समझिए कि ज़्यादा हो रहा है किसी माध्यम में तो इसका मतलब है कि उसका अपवर्तनांक कम है, ठीक है। अच्छा समझिए कि अगर अपवर्तनांक ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस बात को याद रखिएगा, और ये बातें हम लोग यहाँ पे सीख गए। कुल मिला के क्या, प्रकाश किसी माध्यम के अपवर्तनांक हम लोग कैसे देखेंगे। और अगले वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रकाश के अपवर्तन के नियम की बारे में हम लोग सीखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम किसे कहते हैं, ठीक है ना, कौन कौन सा नियम होता है, इसकी पूरा व्याख्या करके आपको बताऊंगा। तो जरूर अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर से आपको 1% भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और उसके बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बाद दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि मैं आपको जो है रेगुलर तरीके से आपको पूरे सिलेबस का मतलब जो है पूरा सिलेबस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, यूट्यूब पर जो है पर डे आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, साइंस का वीडियो जो है आपको शाम के जो है 6 बजे मिलेंगे, और उसके बाद मैथ के लिए वीडियो जो है वो आपको सुबह में 8:15 पर मिलेंगे। अभी 2 ही विषय चल रहे हैं, अगले विषय के मैं जो है स्टार्ट कर दूंगा जल्द ही, बहुत जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग बताइए कि मैथ और साइंस के बाद कौन से सब्जेक्ट का वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं उसी सब्जेक्ट को जो है सबसे पहले लाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।